हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमके स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि 2025 में होने वाला है फरवरी माह में। तो इसमें हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। और जो भी लोग रेलवे, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ या फिर ग्रुप डी या फिर और भी अदर एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी चाहेंगे तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं और प्रश्न को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वहां पे कैसे कम समय में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न में आपका ये कह रहा है कि एक कार्यशाला में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपए है और बाकी का औसत वेतन 6,000 रुपए है। तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो सभी का औसत वेतन दिया जाता है पहले आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो जैसा कि सभी का औसत वेतन 8,000 रुपए है तो मैं यहाँ पे 8,000 को लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सभी का औसत वेतन है। और जो औसत वेतन 8,000 से ज्यादा की जिक्र कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 7 लोग 12,000 कमा रहे हैं, तो ये 12,000 क्या है, 8,000 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 12,000 और जो औसत वेतन कम रहेगा उसको हम लोग पीछे लिखेंगे। तो ये लिख लिए हम लोग 6,000। ठीक है, और अगर इनमें लोगों की संख्या मालूम है तो उसके ऊपर हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि 12,000 में कितने लोग हैं, तो आप लोग बोलेगा कि भैया 12,000 में 7 लोग हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर में 7 हम लोग लिख ले रहे हैं। और 6,000 वाले में मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ समय के लिए x मान ले रहे हैं। अगर हम ये x का मान निकालने में अगर हम सफल होते हैं तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस कार्यशाला में श्रमिकों का कुल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे करना क्या है। तो अगले स्टेप में आपको ये करना है कि ये 8,000 से ये 12,000 कितना ज्यादा है। आप लोग बोलिएगा भैया ये 4,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 4,000। इसमें टोटल लोग कितने हैं, तो 7 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो यहाँ पे हम लोग को जो आंसर प्राप्त होगा इसका वो होगा 28,000। यानी कि यहाँ पे पैसा वो 28,000 आपका क्या है, तो ज्यादा है। यानी कि ये 28,000 ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाकी जो लोग बचे हैं वो 28,000 कम कमाए होंगे, तभी तो 28,000 यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि औसत वेतन केवल 8,000 ही है। बात समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है, ये 8,000 से ये वाला औसत 2,000 कम है। अब आप खुद सोचिए कि प्रति व्यक्ति अगर 2,000 कम कमा रहा है तो इसमें कितने लोग होंगे ताकि 28,000 की कमी आई होगी। तो आप लोग बोलिएगा भैया अगर हम 14 लोग और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि इसमें टोटल लोग 14 हैं, तो 14 में 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 28,000। यानी कि 14 लोग होंगे तभी तो 28,000 की कमी आई है यहाँ पे। तो x का मान यहाँ से हम लोग को निकल के आ गया कितना, 14। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 14 के, और 7 पहले से ही दिया था, तो 14 को और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोग को आंसर प्राप्त होगा 21। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपका साधारण ब्याज का है। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 1,550 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 1,550 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 5% वार्षिक और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 300 रुपए है। तो 5% पर उधार दी गई राशि और 8% पर उधार दी गई राशि का अनुपात आपको निकालना है। देखिए प्रश्न बहुत ही एकदम मजेदार है और ये एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको जहां तक मुझे लगता है कि आपको हर शिफ्ट में ये एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आइए आज इसके कंसेप्ट को हम लोग सीख ही लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल में जो हम लोग को ब्याज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 300। और आपको एक बात मालूम होगा कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो जब 3 साल में 300 का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना का मिलेगा। तो आप लोग बोलेगा कि भैया 1 साल में तो 100 रुपए का मिलेगा, क्योंकि आपने बोला है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है।
अब आपको क्या करना है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे दो आपका रेट दिया है, एक रेट आपका दिया है 5% का और एक रेट दिया है 8% का, तो कोई भी एक रेट ले लेंगे और उस रेट से ये जो राशि दिया है 1550, तो इसका हम लोग जो है 1 साल का साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो मान लीजिए हम 8% मान के चलते हैं, तो यहाँ से आइए निकालिए 1550 का 8% कितना होगा, तो 8% हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो ये 0 से जो है आपका 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और ये आपका 31 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 2 से काटेंगे 8 को तो ये आपका जाएगा 4 बार में। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 चौका होता है आपका 124, यानी कि हमने जो 1 साल का ब्याज निकाला वो आया 124। और यहाँ पे जो प्रश्न में यहाँ पे जो हमने निकाला था वो दिया है 100 रुपया। ये 24 रुपया अधिक क्यों आया, देखिए ये जो 24 रुपया है यहाँ पे ब्याज हमें अधिक मिला। ये क्यों मिला, क्योंकि हमने ब्याज 8 को मान के चलते, यहाँ पे देखिएगा 8 को मान के चला था, ठीक है। हमने 5 को नहीं माना था, हमने कितना ज्यादा माना, तो 8 में से अगर 5 को माइनस कीजिएगा तो हमने 3% ज्यादा माना है, यानी कि जो 24 है फ्रेंड वो आपका 3% का मान है। और आपको पता होगा कि हर राशि अपने आप में 100% होती है। जब 3% बराबर है 24 के, तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 8 के और 100% बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग 800 के, ठीक है, 800 के। यानी कि जो 8% पे हम लोग राशि दिए हैं वो राशि है 800 रुपए। और रही बात कि 5% वाले पे हमने कितना दिया है वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 1550 कुल राशि है, उसमें से हम लोग 800 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 1550 में से अगर हम 800 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है 750, यानी कि 5% वाले पे जो राशि थी वो 750 थी। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब केवल सिंपल इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं 800 का और 750 का। तो ये जो है आपका 0 से इसको 0 से काट लेंगे, दोनों जो है 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 16 5 80 और ये हो जाएगा 15 5 75, यानी कि यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो 16:15 बनेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपके सामने है, आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक निर्माता अपनी बिक्री कीमत को उत्पादन लागत से 33% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है और निर्माता अपनी बिक्री की कीमत 10% बढ़ा देता है तो उसका प्रतिशत लाभ आपको निकालना है कि क्या होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही प्यारा है और ये प्रश्न आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का है। तो आप लोगों ने देखिए प्रतिशत में आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे आप उसका पहले एक वैल्यू लेके चलते हैं। वैल्यू कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 20% का जिक्र किया गया है, तो आप लोग क्या करते हैं कि 20% का मान निकाल लेते हैं कि 1/5। अब आप ये 1 और 5 को लेके चलिएगा, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ पे आपको वैसे मान के ऊपर नहीं जाना है, आपको सिंपल 100 मान के चलना है। अगर आप 1/5 वगैरह मान के चलिएगा तो आगे चल के आप फंस जाइएगा, ठीक है। और वैसे समय भी ज्यादा लगेगा, तो इसमें केवल 100 सिंपल मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पे 1/5 नहीं मानना है, सीधे लिखना है 20/100, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100 मान के चलेंगे। तो देखिए कुछ ये जो प्रश्न है कुछ आपका इसी प्रकार से है, आइए उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि 33% जो है अपना उत्पादन लागत अधिक रखता है। जैसे मान लिया जाए बिक्री में, तो मान लिया जाए कि वो कोई दुकानदार है, कोई वस्तु को वो 100 रुपए में बना रहा है लेकिन बेच रहा है कितना में 33% अधिक। तो 100 का 33% 33 ही होता है, यानी कि वो 133 में क्या कर रहे हैं उसको बेच रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे सवाल में एक आपसे कंडीशन दिया है, एक कंडीशन में ये कह रहा है ना कि अगर जो वो 100 में खरीद रहा है, अगर वो 100 में न खरीद के, यानी कि जो उत्पादन यानी कि जो बनाने में जो उसका पैसा लग रहा है 100 रुपए, अगर वो 100 रुपए न लग के 12% और अधिक लगता है, तो 100 का 12% 12 होता है, यानी कि अब वो जो है सामान बना रहा है 112 रुपए में और बेच रहा है 10% अधिक। देखिए पहले बेच रहा था 133 में, अब इससे 10% अधिक बेच रहा है, तो 133 का सबसे पहले आप 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालना बहुत ही सिंपल होता है, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और ये 10 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 133 में अगर 10 से भागा देते हैं तो 13.3 आएगा, यानी कि ये इतना अधिक में बेच रहा है। तो कितना में बेचा होगा, तो आपको क्या करना है कि इसको जो है इसमें आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए यहाँ पे, तो 3 3 6 हो जाएगा,
यहाँ पे 146.3 में ये बेच रहा है। अब आपको यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है, तो और भी आसान हो गया सवाल, आप आसानी से बना सकते हैं कि 112 में मान लिया जाए कि उसने बनाया है और 146.3 में बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको 146 में से 112 को माइनस करना है, तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 में से आप जो है 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 34.3 का फायदा हो रहा है। कितने के ऊपर, 112 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में इसको चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको काट लीजिए। काटेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। ये 10 है, ये 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट लेंगे। अब 2 से काट लें दोनों को, इसको काटेंगे अगर हम लोग तो ये जाएगा 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 56 बार में, और इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में। अब देखिए अब क्वेश्चन में आपको आगे नहीं बढ़ना है, अब यहीं से आपको आंसर लाना है, क्योंकि आप ज्यादा मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा तो टाइम आपका ज्यादा खर्च होगा। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि जो नीचे में 56 है फ्रेंड, ये वाला, तो 56 जाहिर सी बात है कि 8 के टेबल में कटेगा, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो पूरा पूरा फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो आपका जो मान आएगा ना वो फ्रैक्शन में आएगा। जैसे यहाँ पे केवल 35 दिया है, तो ऐसा तो कभी मान आएगा नहीं, ये बटे में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 28.3/8, 30.5/8 और 36.5/9, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। क्या ये 56 9 से कटेगा, जैसे इसके नीचे में 9 दिया है, क्या 9 से 56 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन बी में भी नीचे 8 दिया है और ऑप्शन ए में भी नीचे 8 दिया है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक होगा। अब आइए हम इकाई अंक चेक कर लेते हैं। इकाई अंक कैसे चेक करेंगे आप लोग, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 5 है और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो इकाई अंक में कितना आएगा, 5 तो ये 15 होता है, 15 के मान को चलते हैं अगर हम लोग 15 भी, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है, 5, यानी कि इकाई अंक हमें 5 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग कि बी वाले को हम लोग एक बार तोड़ के देखते हैं। तो बी वाला में यही तो लिखा है 30.5/8। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो हम लोग इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इकाई अंक 0 ही रहेगा, और 0 में अगर 5 जोड़ते हैं तो इकाई अंक यहाँ से आपका 5 निकल के आ गया, यानी कि हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आगे जो है इस पूरे समीकरण को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बात को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में रह जाइएगा उतना में आप 2 सवाल और बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही मजेदार है, आइए इसको समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक किराना दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके खरीद और बिक्री में 10% तक की धोखाधड़ी करता है, उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। ये खरीदते समय भी 10% का बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी 10%, यानी कि इसको दोनों मामले में 10% का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10% खरीदते समय भी फायदा हो रहा है और 10% बेचते समय भी फायदा हो रहा है। अब बोला है कि कुल जो है कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सिंपल सा माइंड जो है यहाँ पे दिमाग लगाएंगे एग्जाम में कि 10% यहाँ पे फायदा हो गया और 10% यहाँ पे हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 20% आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर ए, और वहां पे आप लोग जो है अपने दोस्त से बोलिएगा कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने पेपर को सॉल्व कर लिया। जबकि आपको मालूम चलेगा जब रिजल्ट आएगा तो मालूम चलेगा कि सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि 20% आंसर गलत है। कैसे गलत है, तो आपने ये कंसेप्ट सीखा ही नहीं। आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो ये देखिए 10% और 10%, ऐसा कभी भी सवाल आता है फायदा वाला, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है a+b, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आपके सवाल के अनुसार। अगर माइनस देगा तो माइनस में लिख चलेंगे, तो a + b प्लस माइनस a × b डिवाइडेड बाई 100। कब, जब केवल जो डाटा रहेगा वो 2 रहेगा। अब ये नहीं कि 10%, 10%, 10% 3 बार दिया है और ये फॉर्मूला लगा दिए, नहीं, केवल 2 बार, जब 2 डाटा देगा तभी लगाएंगे। ठीक है, आइए इसी पे हम लोग इसको लगाते हैं। तो एक बार आप जोड़िए, 10-10 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 20। प्लस का रहेगा तो प्लस में ही लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, और 10-10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 10। डिवाइड किससे करना है, तो नीचे में क्या है, 100 है, तो 100 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर आप इसको काटिएगा तो ये 00 से जो है आपका 00 कट गया, केवल यहाँ पे 1 बचेगा। 20 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 21%। अब आपको मालूम चला ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड अगला प्रश्न जो है आपका औसत का प्रश्न है, और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए औसत के क्वेश्चन में आपको बेसिक कभी नहीं जाना है, बस आपको माइंड थोड़ा सा फ्रेश रखना है ताकि आप केवल 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि 30 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, ठीक है, और प्रथम 20 का औसत 11 है और अंतिम 9 का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या यानी कि जो तीसरा संख्या बचेगा ना, उसका आपको बताना है कि मान क्या होगा। देखिए यहां से 30 टोटल संख्या है और इनका औसत है 12। यहाँ पे आप लोग आराम से लिख लिए। प्रथम 20 शुरुआती जो 20 है उनका औसत है 11, और जो 9 संख्या बचे हैं और अगली उसका औसत है 10। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि 29 संख्या के बारे में बात कर चुका है पहले से ही, एक संख्या और बच गया और उसी का मान बताना है। तो देखिए कैसे आपको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जो संख्या बच गया फ्रेंड, आप खुद सोचिए कि इसमें कैसा माइंड लगाना है कि जब 30 संख्या का औसत 12 है तो ये 12 आपसे ये कहना चाह रहा है ना कि हर संख्या 12 12 12 है, ठीक है, मतलब हर संख्या क्या है, 30 12 12 12 है। तो जो लास्ट वाला भी संख्या होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में 12 तो होगा ही कम से कम इतना, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि 12 तो कम से कम होगा, अब अधिक या कम अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन 12 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे 20 का औसत 11 है। यहां से देख रहे हैं कि औसत से कितना कम है, तो एक यहां से कम है, और इसमें लोग कितने हैं, तो 20 लोग हैं। यानी कि टोटल अगर हम देखा जाए तो 20 की कमी आ रही है, ठीक है। कितने की कमी आ रही है, 20 की कमी आ रही है। और जो ये वाला है ये औसत से 2 कम है, और इसमें टोटल लोग 9 हैं। यानी कि ये जो है पूरा 18 की कमी ला रहा है। कितना की कमी ला रहा है, 18 की कमी। अगर हम कुल जोड़ देते हैं तो यहां से 38 की कमी आ रही है, और इस 38 की कमी को हमें किसी भी हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि औसत हमें 12 ही रखना है, कम नहीं रखना है। तो इस 38 की कमी को कौन भरेगा, जो सबसे लास्ट में बचा है। तो वो 12 तो कम से कम होगा ही होगा, प्लस में इस 38 को भी भरेगा। इसमें ऐड कर दीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। तो यहां से अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा 50, यानी कि जो अंतिम संख्या है वो 50 होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड आशा करता हूं कि अगर आपको ये प्रश्न का जो कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। और जो भी लोग रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैथ में आपको एकदम शानदार ट्रिक के साथ जो है आपको वीडियो जो है डेली आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अधिकतम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है 680, और बोल रहे हैं ना कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। तो एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है कि क्या है, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कह रहा है ना कि एलसीएम को शॉर्टकट में हम लोग एल से लिख देते हैं, और एचसीएफ को जोड़ रहे हैं, तो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है 680। और वहीं पर अगले लाइन में ये कह रहा है कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 84 गुना है। तो 84 गुना है क्या, एचसीएफ। तो यहां से डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि एल का मान है 84 इंच। तो इस वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, एल का मान को रख लेंगे। तो रखिए यहां से, तो 84 इंच प्लस में एच पहले से ही है बराबर हो जाएगा 680 के। तो 84 में एक इंच जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85 इंच बराबर हो जाएगा 680 के। तो यहां से देख सकते हैं कि एच का मान यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। एच का मान कैसे निकालेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 680 ऊपर लिख लेंगे, और जो 85 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे नंबर में, तो इसको हम लोग डिवाइड में ला देंगे, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये आपका कटेगा 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर आ गया 8, यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना है आपका 8 है। और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ मालूम चल गया। अब एलसीएम देखिए कैसे मालूम करेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे दिया है। देखिए दूसरा लाइन में आपका बोला है कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का 84 गुना होगा। मतलब कि अगर हम 8 में 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 8 में 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम, ठीक है। हमें यहाँ से एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 8 64 65 66 67, यानी कि 672 आपका एलसीएम आ गया। और एक नंबर आपको दिया है 56, तो दूसरी संख्या आपको मालूम करना है। तो देखिए फ्रेंड, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जान लीजिए कि दो संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे कोई दो संख्या है ए है और बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी वो बराबर हो जाएगा इन्हीं दोनों संख्या के एलसीएम
और HCF के मल्टीप्लाई के यानी कि गुणा के, ठीक है। तो इसमें से A का मान दिया है 56, तो हम लोग 56 रख लेते हैं। B यानी कि दूसरी संख्या निकालना है, इसको B का B छोड़ देते हैं। L यानी कि L से मालूम है कितना, तो 672 यहाँ पर लिख लीजिए। और H भी हमने मालूम कर लिया अभी 8, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, B बराबर यहाँ से 672 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पे भागा देंगे। ये 56 इधर किस में है, गुणा में है, यहाँ पर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा। अब आप इसको कटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56 और 7 से अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या बार में कटेगा, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9, यानी कि पहला नंबर 9 रहेगा। तो ऑप्शन डी में ही टिक कर दीजिए, पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी में मारिए टिक, आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 96। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं और ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में आपका 4840 हो रहा है, ठीक है। 2 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 4840 हो रहा है और 3 वर्षों में 5324 रुपए हो जाता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, यानी कि आपको यहां से रेट निकालना है। देखिएगा ये प्रश्न आपका, जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप किसी भी डेट में, किसी भी पाली में, अगर आप प्रथम पाली में है, फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से एक प्रश्न आपका बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बनेगा। आज आपको कंसेप्ट को ये सीख के जाना है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो 2 साल में, 2 वर्ष में कितना का पैसा बन रहा है, तो ये बन रहा है 4840 और 3 वर्ष में कितना बन रहा है, तो 5324। अब आप यहां से देख सकते हैं कि वर्ष में जो साल में गैप है वो 1 साल का गैप है। कितना का गैप है, 1 साल का गैप है। अगर 1 साल का गैप है तो आपका सवाल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो बड़ा नंबर दिया रहेगा ना, ये वाला, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि जो गैप है वो 2 का दे दे, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर गैप आपका 2 का मिलेगा, 2 का, तो 2 के लिए क्या करते हैं ना कि इसको जो वैल्यू यहाँ पे देगा, जैसे यहाँ पे 4840 बोला है और 5324 बोला है, इसको हमें रूट में से निकालना पड़ेगा, ठीक है, रूट में से। और अगर गैप 3 साल का आएगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। गैप जितने का आएगा उतना हम पावर बढ़ाते जाएंगे। तो 1 साल का है तो 1 का पावर 1 ही रहेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 5324 में से अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर मिलेगा 484, ठीक है। और ये 484 कितने पर मिल रहा है, तो 4840 पे, और हमें प्रतिशत निकालना है तो बट्टा में कर देंगे 100%। अब आइए इसको कटाइए, तो कटाना सिंपल है, ये आपका जो है 10 बार में ये कट जाएगा और ये 10 से जो है आपका 1 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज का दर मिला हमें वो 10% मिला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी फ्रेंड मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी डाउट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे मैंने माइनस तो किया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि माइनस करना है, लेकिन नीचे मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगले साल का, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में बोला है ना कि 2 वर्ष में कितना राशि मिल रहा है, ये राशि मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो राशि है ना फ्रेंड, वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अभी फिलहाल ये मिश्रधन है, लेकिन अगले साल के लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो इसीलिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो हमेशा आपको मालूम है कि प्रिंसिपल ही नीचे लिखते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नीचे लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अब जो है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फ्रेंड अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष है और 4 छात्रों की आयु 21 वर्ष है और 3 की आयु 22 वर्ष है, तो समूह का औसत आयु क्या है। देखिए 10 छात्रों को चुना गया है, जिसमें से 3 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत आयु का मान आ रहा है 20 वर्ष, ठीक है, और 4 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत आयु का मान आ रहा है 21 वर्ष, और 3 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत आयु का मान आ रहा है 22 वर्ष। आपको पूरा समूह को मिला के बताना है कि औसत क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है कि देखिए बेसिक आपको कभी नहीं जाना है, औसत में बेसिक जाइएगा, टाइम बहुत लगेगा आपको। देखिए 20 21 22 है, इनके आसपास का कोई आप एक नंबर मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया 20, क्योंकि 20 वाला इजी रहेगा घटाना बढ़ाना, तो मैंने 20 मान लिया।
अब आप यहां से देखिएगा 20 से ये 20 क्या है, ना कम है ना ज्यादा है, बराबर है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये आपका ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, ये जो 21 है ये 20 से एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और इसमें क्या लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है टोटल 4 का प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 22 वाला क्या है, तो ये 22 वाला 2 ज्यादा है, और इसमें लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि पूरा जोड़ते हैं तो 6 और 4 10, यानी कि 10 जो है ज्यादा हमें मिला। अगर ज्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 20 में जोड़ेंगे, लेकिन 10 को नहीं जोड़ेंगे, इस 10 को हम लोग बांटेंगे। कितने लोग हैं, 3 लोग यहाँ पे हैं, 4 लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग यहाँ पे हैं, टोटल जोड़ेंगे 10 लोग, तो 10 को बांटना है 10 लोगों में, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 20 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष, यानी कि पूरे समूह का जो औसत आयु होगा वो होगा 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और कह रहे हैं इसमें कि 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% एल्कोहल जो है वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखिए आपको एक चीज माइंड में फिट ही कर लेना है कि कभी भी सवाल में अगर थोड़ा औसत वाला कंसेप्ट आपको नजर आए तो वहां पे एक मेथड होता है एलिगेशन। ये मेथड आप लोग कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, तो आप वहां पे एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे औसत का कंसेप्ट देखिए दिख रहा है कैसे, तो देखिए 2 मान लेते हैं बर्तन है, एक में 30% वाला एल्कोहल है और एक में 50% है। जब दोनों को मिलाइएगा तो मिलाने वाला काम क्या होता है, औसत का, तो दोनों को मिलाने पे एक औसत बोल रहा है ना कि 45% बनना चाहिए, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये औसत पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन। एलिगेशन में करते क्या है कि पहले वाले बर्तन में जैसे 30% दिया है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो दूसरे वाले में 50% बोला है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो औसत बोलेगा उसको हम लोग बीच में लिखना है ऐसे 45%। ठीक है, नीचे आपको एक लाइन पार लेना है, इसको माइनस करना है ऐसे, तीसरी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 50 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है 5 आएगा। इसमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, सब डाटा को प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अनुपात लगा दीजिए, ये 30 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो 15 आएगा। इसको जो है आप लोग रेशियो में ले लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, बी ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को मेरा बात मन में आप लोग बैठा लीजिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये एलिगेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहां पे अनुपात वगैरह, सॉरी अनुपात नहीं, जहां पे आपको औसत का कंसेप्ट थोड़ा भी दिखाई देना तो वहां पे आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जगदीश एवं जागृति की आय का योग 2700 रुपए है। जगदीश अपनी आय का 90% खर्च करता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, और जागृति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो दोनों का बचत समान है। ठीक है, खर्च भले ही अलग अलग रुपए कर रहे हैं लेकिन बचत क्या है, समान है। तो जागृति का वेतन कितना होगा। देखिए अभी हमें यही नहीं मालूम है कि दोनों का अलग अलग वेतन कितना है, ये तो जोड़ के ना बोला है कि 2700 क्या है, दोनों को मिला के है, लेकिन रियली में कितना कितना है वो हमें मालूम नहीं है, वही निकालना है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि दोनों का वेतन कुछ भी रहा हो, दोनों का वेतन अपने आप में 100% तो आराम से होगा, क्योंकि हर किसी का वेतन अपने आप में 100% ही होता है, कोई भी नंबर। तो हम ये मान लेते हैं भैया कि देखिए जगदीप को हम लोग शॉर्टकट में जी लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से बराबर कर देते हैं, और जो जागृति है इसको हम लोग जो है हिंदी में ज लिख लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बचत बोल रहे हैं ना, देखिए सवाल में बोले बचत समान है, तो हमें इसका बचत निकालना है। देखिए जगदीप अगर 90% खर्च कर रहा होगा तो कितना परसेंट बचा रहा होगा, तो आप लोग बोलेगा भैया 90 खर्च कर रहे हैं तो 10 बचा रहा होगा, तो जगदीप का 10% जो बचा रहा है ये बराबर हो जाएगा किसके, जागृति के। जागृति कितना खर्च कर रहा है, 80%, तो ये कितना बचा रहा होगा, 20%, तो ये जागृति के 20% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, उसको काट लीजिए, जो कटेगा 100 से ये 100 कट जाएगा, और जो है यहाँ से आपका 10 से 20 कटेगा 2 बार में, तो ये 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनको अनुपात में लिखते हैं तो जगदीप ऊपर हो जाएगा, जागृति जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो है 2 का 2 रहेगा, और ये वाला 1 जो है आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इनका जो अनुपात आया वो 2:1 आया। और मान लीजिए कि ये जो अनुपात आया वो किसका आया, बताइए जरा ध्यान से,
ये आया वेतन का, यानी कि जो लोग कमा रहे हैं। तो देखिए, और इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो 2 और 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 3 आएगा। और इस 3 का मान क्वेश्चन में दिया है 2700, तो 3 बराबर हो जाएगा 2700 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 900 के। और क्या कह रहा है, जागृति का वेतन, जागृति का वेतन कितना है, तो ये 1 के बराबर है, 1 का मान 900 हमने निकाला ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जगदीप का, तो जगदीप का मान कितना है, 2 है। तो जब 1 का मान 900 है तो 2 का मान 9 दूना 1800, तो वो जो 1800 होता है वो जगदीप के लिए होता है, लेकिन अभी फिलहाल पूछा है जागृति का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 900। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क का है, समय और कार्य का है। कह रहे हैं कि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, उसका आपको माइंड में सेट कर लेना है कि 64 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति है, किसी कार्य को अगर 15 दिनों में कर रहे हैं, तो हम 15 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि पूरा कार्य जो है क्या है, इतना है। पूरा कार्य कितना है, इतना है। क्यों, क्योंकि 64 व्यक्ति को लग रहा है 15 दिन, तो 64 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कार्य निकल जाएगा। और हमें इसी कार्य को 80 व्यक्ति से करवाना है, तो 80 से डिवाइड दे देंगे, और जो आंसर आएगा ना वो आएगा दिन की संख्या, कि कितना दिनों में पूरा होगा। आइए इसको काटते हैं। तो अगर इसको काटते हैं आप, तो यहां से जो है आपका 16 5 80 हो जाएगा, और 16 चौका 64, 5 से ये 15 जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में 4 और 3 बचा, 4 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यानी कि 12 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयु का प्रश्न है। कह रहे कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। यहां पे कह रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे पिता है और उसका क्या है, पुत्र है। इनके आयु का अनुपात भी दिया है, कितना है, तो 5:2 है। और कह रहे हैं ना कि इनके आयु के बीच का अंतर जो है वो कितने साल का है, 27 साल का है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये 3 का मान क्वेश्चन में 27 कह रहा है। तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 का मान बराबर हो जाएगा आपके 9 के। तो जब आपका 1 का मान आपके 9 के बराबर है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो पुत्र की आयु है वर्तमान समय में वो कितना है, 2 है। तो जब 1 का मान 9 है तो 2 का मान 18 हो जाएगा। अच्छा, पिता की, तो 1 का मान 9 है तो 5 का मान, तो 9 5 35, तो पिता की आयु 35 हो जाएगी। अब सवाल में देखिए 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो जब वर्तमान में पिता 35 साल का है तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 6 साल का और बड़ा हो जाएगा, और बढ़ जाएगा इसमें, तो 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में कि 41 वर्ष तो नहीं दिया है, लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए 9 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 आता है, ठीक है, यानी कि 51 वर्ष आएगा, 51 वर्ष, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक के लिए। तो 51 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, पिता की आयु जो है वह पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, तो 4 गुनी थी। और 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या हमको कंसेप्ट लगाना है, बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। और कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें ज्यादा जो है समय ना लगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बीच में क्या आता है, प्रेजेंट आता है, वर्तमान आता है, वर्तमान समय। और ये वर्तमान समय से 6 साल पूर्व की बात कर रहे हैं, कितने साल, तो 6 साल पूर्व की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो पिता है, यहाँ से पी से पिता हो गया और पी से पुत्र मान लेते हैं, तो पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुनी है। मान लेते हैं पुत्र अगर 1 साल का होगा तो पिता 4 साल का होगा, ठीक है। और यहाँ से 10 साल बाद की बात कर रहा है कि 10 साल बाद इनका भी कोई ना कोई आयु का अनुपात रहा होगा, और इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, 62, कितना आ रहा है, 62। तो अब आपको क्या करना है ना कि ये 62 से यहां से पहुंचते पहुंचते आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे, क्योंकि इसका मान पता है 4 और 1 के अनुपात में है। कैसे करना है, तो 10 साल बाद बोल रहे हैं, तो 10 साल हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे,
10 10 20 साल माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, पिता और पुत्र, तो दोनों ना 10 साल बड़े होंगे, तो 20 साल हम लोग इसमें माइनस कर लेंगे। तो 20 माइनस करेंगे तो आएगा हमें आंसर 42। तो ये 42 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ से और पीछे जाना है, कितना साल, 6 साल। तो 6 साल नहीं, 6 दूना 12, क्योंकि 2 लोग हैं, तो 12 साल और माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा 30। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने रियल स्टेज पर, जहाँ पे यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो 4 और 1 5, 5 का मान दिया है 30, तो 1 का मान हो जाएगा आपका 6। अब सवाल आपका यहीं से बन गया। तो पुत्र जो है 6 साल का होगा, क्योंकि पुत्र का मान 1 दिया है, तो 1 का मान 6 है, तो पुत्र होगा 6 साल का। और पिता होगा 24, क्योंकि 1 का मान 6 है, तो 4 का मान 24, तो पिता हो गया 24 साल का, पुत्र हो गया 6 साल का। ये कब की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात कर रहा है, और हमें सवाल को बताना है वर्तमान समय में। तो 6 साल दोनों में ऐड कर लीजिए, तो 6 6 12 हो गया, ये आपका 30 हो गया। कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंख बंद करके मारिए और एग्जाम को क्रैश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, और प्रश्न बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। कह रहे कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए को 4 वर्ष के लिए जो है आपका दिया गया है एक राशि को। इस पे जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है ना, वो 2016 रुपए है। यदि ब्याज की दर को 1% अधिक रखते हैं तो अगला मिश्रण क्या होगा, नया मिश्रण। देखिए, प्रश्न आपको देखने से जो लग रहा है, और अगर आप फॉर्मूला से जाइएगा कंसेप्ट के साथ, तो ये बहुत ही जो है लगभग, बहुत तो लंबा नहीं बोल सकते, लेकिन तो फिर भी अगर आपका 2 से 3 मिनट का टाइम ये लेगा आराम से, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, जिससे आप केवल 20 सेकंड ज्यादा बोल रहे हैं, 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड पक्का, 10 सेकंड काफी है। देखिए कैसे, ये जो 1% ज्यादा बोला है, ये 1% ज्यादा है 1 साल के लिए, और ब्याज कितना मिला है, 4 साल के लिए। तो जब 1 साल में 1% ज्यादा हो रहा है, तो 4 साल में 4%, और मूलधन पाता है आपको 1200, तो 1200 का डायरेक्ट निकालिए 4%, एकदम आंख बंद करके काटिए, इसको काट पीट कर लीजिए। 2 0 2 0 1200 48, और 48 सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है ना मिश्रण, इसमें आपको 48 केवल ऐड करना है, 2064, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केवल 10 सेकेंड। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं। कह रहे कि एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो कितना है, 43 है। 11वें खिलाड़ी के रन भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए, तो अब जो पूरा समूह का औसत है वो 1 रन की कमी आती है पूरे समूह के औसत में, रनों के औसत में। तो 11वें खिलाड़ी कितना रन बनाया होगा। देखिए 10 खिलाड़ी का औसत 43 है, और एक खिलाड़ी यहाँ पे 11वें खिलाड़ी के रूप में आता है, ये कुछ ना कुछ रन बनाता है। मान लीजिए कि 100 रन उसने बनाया होगा, ठीक है। तो अब हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल खिलाड़ी अब तो हो गया 11, लेकिन रन में 1 रन की कमी आ रही है, यानी कि अभी औसत कितना का है, 42 का ही है। अगर देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये जो एक खिलाड़ी जो आया जिसकी वजह से रन घटा, यानी कि इसका भी औसत कहीं ना कहीं कितना होगा, 42 तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि पूरे समूह का औसत कितना है, 42 है। मतलब ये भी खुद ना खुद 42 बनाया होगा, लेकिन इसके आने से औसत में 1 की कमी आ गई, 1, और इसमें लोग कितने थे, 10 लोग थे, यानी कि 10 की यहाँ पे कमी हमें देखने को मिली। तो इसने रन कितने बनाए होंगे, 32 रन बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उन प्रश्नों के जो भी कंसेप्ट रहे होंगे आपको समझ में आए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, और भी जो है आपको जीके जिसकी भी तैयारी कराई जाएगी आपकी डिमांड के अनुसार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।